हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर, जहां चीन की हर चाल पर भारत की पैनी नजर। फिंगर एरिया में अब ड्रैगन नहीं कर पाएगा कोई भी गुस्ताखी। भारत की सेना कर रही है ये हाईटेक निगरानी। बताएंगे दोस्तों वो क्या है, कौन सी हाईटेक ऐसी निगरानी है जो भारत अब चाइना को दोबारा सीमाओं पर आने ही नहीं दे पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है ये, बताएंगे आपको। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे जहां पर अब म्यांमार में सेना के समर्थन में सड़कों पर उतर गए हैं लोग। जी हां दोस्तों, बड़े तख्ते पलट का विरोध करने वालों पर कर दिया है हमला। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है इसके पीछे का कारण। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत ने यूनाइटेड नेशन में 2 टूक के साथ में दूसरे देश के आतंकियों से निपटने के लिए पहले कर सकता है भारत हमला, इस प्रकार की चेतावनी दे दी है। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे आपको जहां अमेरिका में साइबर हैकिंग में मिला है रूस का हाथ। जो बाइडेन ने कर दी है प्रतिबंध की तैयारी, बताएंगे ये भी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां अफ्रीका में टिड्डियों ने मचाया भयानक आतंक, जहां भारत पाकिस्तान की बढ़ेगी बड़ी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर 56 साल बाद शुरू होगी न्यू जलपाईगुड़ी ढाका ट्रेन सेवा। क्या है इससे जुड़ी खबर, वो भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों पर और समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ गर्म हो गए। जी हां दोस्तों, उन्होंने सबको दे डाली है एक तरीके से धमकी। कहा ज्यादा गर्मी ना दिखाओ, सबका पेट दर्द दूर कर दूंगा और जिसको जैसी दवा चाहिए उसको वैसे ही इलाज करवाऊंगा। जी हां दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बंगाल चुनाव को लेकर एक एक बड़ी खबरें आ रही है। सोने का रेट और रेलवे से जुड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अगर आप भी अब सफर करने वाले हैं आज के बाद ट्रेन से, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। खबर तो बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है और बंगाल में इस बार जरूर परिवर्तन होगा और भाजपा की सरकार बनेगी, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर, जहां पर चीन की हर चाल पर भारत की पैनी नजर। फिंगर एरिया में अब ड्रैगन नहीं कर पाएगा कोई भी गुस्ताखी। सेना कर रही है इसको लेकर हाईटेक निगरानी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील इलाके से भारत चीन की सेनाओं की वापसी के बाद वहां शांति बनी हुई है। हालांकि भारत की तरफ से इस क्षेत्र की गहन और हाईटेक निगरानी की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें, सेना के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा है कि फिंगर 3 क्षेत्र जहां भारतीय सेना अभी भी तैनात है, वहां ऊंचे स्थानों से दूरबीन और नाइट विजन उपकरणों की मदद से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। फिंगर 3 की ऊंची पहाड़ियों से पूरे इलाके पर नजर रखना संभव है। इसके अलावा अत्याधुनिक ड्रोन भी तैनात किए गए हैं दोस्तों, जिनके जरिए पूरे क्षेत्र पर 24 घंटे पैनी नजर रखी जा सकती है। दोनों देशों की सेनाएं समझौते के तहत ही पीछे हटे हैं, लेकिन भारतीय सेना हर प्रकार के एहतियात बरत रही है दोस्तों। और भारतीय सेनाओं को ये पता है कि चाइना बेशक पीछे हट गया हो, लेकिन वो एक चालाक लोमड़ी की तरह कार्य करता है। पीछे हटने के बावजूद भी वो कोई ना कोई गलत हरकत भारत के खिलाफ अवश्य करेगा। ऐसे में दोस्तों हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित की हुई है दोस्तों चाइना के ऊपर और हाईटेक निगरानी की जा रही है भारतीय सेना की तरफ से। आपको बता दें, भारतीय सेना ने अब फिंगर 3 के निकट धन सिंह थापा पोस्ट के करीब आ चुकी है, जबकि चीनी फौज फिंगर 8 तक पीछे हट चुकी है दोस्तों। फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का पूरा इलाका 134 किलोमीटर लंबा है। जो इलाका खाली हुआ है वो भी तकरीबन 100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना की ये पैनी नजर और भारतीय सेना की हाईटेक निगरानी का अगर आप दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि हमारी भारत की सेना ताकतवर भी है और साथ ही होशियार भी है, तो कमेंट सेक्शन में भारतीय जवानों की जय हो जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो अब म्यांमार में सेना के समर्थन में सड़कों पर उतर गए हैं लोग। अब तक सेना के विरोध में सारे लोग उतरे थे, लेकिन दोस्तों अब कुछ लोग हैं जो म्यांमार की सेना के समर्थन में सड़कों पर उतर गए हैं। बड़े तख्ता पलट का विरोध करने
वालों पर हमला भी कर दिया दोस्तों इन्होंने। आपको बता दें म्यांमार में सैन्य शासन का समर्थन कर रहे एक गुट के कुछ लोगों ने देश में सैन्य तख्ता पलट का विरोध कर रहे लोगों पर बृहस्पतिवार को हमला कर दिया दोस्तों, जिसमें कई लोग घायल हो गए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के सदस्य म्यांमार की सेना के से तनाव कम करने के लिए कुछ ढील देने की अपील कर रहे हैं। 10 देशों के क्षेत्रीय गुट का मानना है कि टकराव के बजाय सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत किसी सहमति तक पहुंचने के लिए ज्यादा प्रभावी एक तरीका है। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में हमलावरों और घायलों को देखा जा सकता है, तो वहीं पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई खड़ी है दोस्तों। तेजी से हो रहे इस वायरल वीडियो में सुले पगोड़ा जाने वाली एक सड़क के चौराहे पर एक कार्यालय के सामने एक व्यक्ति को चाकू से मार दिया जाता है दोस्तों। घायलों की स्थिति के बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका है। ये घटना उस वक्त हुई जब सैकड़ों लोगों ने सैन्य तख्ता पलट के पक्ष में रैली निकाली। उन्होंने बैनर ले रखे थे जिनमें लिखा था कि हम अपनी रक्षा सेवाओं के साथ खड़े हैं, हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल के साथ हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल सैन्य सरकार का आधिकारिक नाम है दोस्तों। सेना ने 1 फरवरी को तख्ता पलट करके शासन अपने हाथ में ले लिया था। ऐसे में दोस्तों अब तक हमने सुना था कि सिर्फ और सिर्फ सेना के विरोध में सारी म्यांमार की जनता उतर गई है दोस्तों, लेकिन कुछ होते हैं ना, आप भी समझ पा रहे होंगे, वो लोग सैन्य ताकतों के समर्थन में आए हैं दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां भारत की यूएन में बड़ी दो टुक दूसरे देश के आतंकियों से निपटने के लिए पहले ही कर सकते हैं हम हमला। जी हां दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में कहा है कि कोई देश किसी अन्य देश के राज्येतर तत्व जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स की ओर से आसन्न सशस्त्र हमले को विफल करने के लिए पहले ही हमला करने के लिए बाध्य हो सकता है। भारत ने इसके साथ ही पुलवामा सहित कई आतंकवादी हमलों का भी जिक्र किया जो पड़ोसी देश की जमीन से उस पर किए गए हैं दोस्तों। भारत का इशारा पाकिस्तान की ओर था। संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजनायिक के नागराज नायडू ने मैक्सिको द्वारा आयोजित आरिया फॉर्मूले बैठक में यह बात कही है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि राज्येतर तत्व जैसे कि आतंकवादी संगठन मेजबान देश के दूर दराज के इलाकों से अन्य देशों पर अक्सर हमला करते हैं। नायडू ने कहा कि इस पर बड़ी संख्या में देशों का मानना है कि अन्य देश से गतिविधि को अंजाम दे रहे किसी राज्येतर तत्व के खिलाफ बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर राज्येतर तत्व ने देश के खिलाफ लगातार हमले किए हैं, यदि उसे समर्थन दे रहा देश राज्येतर तत्व के खतरों से निपटने की इच्छा नहीं रखता हो, या देश उसका साथ दे रहा हो या उसे प्रायोजित कर रहा हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने साफ जता दिया है दोस्तों कि कभी कभी मजबूरी हो जाती है पहले आक्रमण करना, और भारत अब से यही नीति आगे अपनाएगा दूसरे देश के आतंकवादियों से निपटने के लिए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बहुत हो गया दोस्तों आगे से वार ना करने वाली नीति, क्योंकि इस नीति को अपनाते हुए भारत ने हमेशा चोट ही खाया है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने अब जाकर के बिल्कुल सही नीति अपनाने की बात कही है, तो हमारा भारत को फुल समर्थन है, जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगली खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमेशा की तरह बताता हूँ बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो अमेरिका में साइबर हैकिंग में मिला रूस का बड़ा हाथ, जहां जो बाइडेन ने कर दी है प्रतिबंध की बड़ी तैयारी। बता दें विश्व की बड़ी तकनीक कंपनियों का कहना है कि सरकारी और कॉर्पोरेट नेटवर्क में महीने भर चली साइबर घुसपैठ इतनी जटिल, केंद्रित और श्रमसाध्य थी कि इसके पीछे कोई देश ही हो सकता है, तथा सारे साक्ष्य रूस की तरफ इशारा करते हैं। साइबर घुसपैठ पर अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस की पहली सुनवाई में तकनीक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि यह घुसपैठ सटीक, महत्वाकांक्षी और व्यापक थी। साइबर घुसपैठियों ने गोपनीय तरीके से अमेरिका और अन्य देशों के विशेष महत्व वाले ईमेल और दस्तावेजों को अपना निशाना बनाया दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने सीनेट इंटेलिजेंस समिति को बताया इस बारे में। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान पर बड़ी प्रतिबंध की तैयारी कर दी है दोस्तों। और आगे आप ये सुनने वाले होंगे कि ईरान पर फिर से साइबर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने दोस्तों। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो अफ्रीका में टिड्डियों ने मचाया भयानक आतंक, भारत पाकिस्तान की बढ़ेगी इसको लेकर टेंशन। बता दें अफ्रीका से लेकर भारत तक कहर मचाने वाले टिड्डी दल एक बार फिर से सक्रिय हो
हो गए हैं। अफ्रीकी देश तंजानिया के उत्तरी किलिमंजारो इलाके में टिड्डियों ने भीषण हमला कर दिया है। टिड्डी हमले से किसानों में दहशत का माहौल है। अब उन्हें फसल की चिंता खाए जा रही है। तो वहीं अफ्रीका में टिड्डियों के तबाही मचाने से यह डर सताने लगा है कि कहीं एशिया में पाकिस्तान भारत की ओर न आ जाए। तंजानिया के जिला आयुक्त अनोस्मो बिस्वुल ने कहा है कि सिहा जिले में मंगलवार शाम से टिड्डी दल तबाही मचा रही है। उन्होंने कहा है कि इन टिड्डियों से निपटने के लिए सरकार ने कीटनाशक छिड़कने वाला विमान तैनात किया है। उन्होंने कहा हम टिड्डियों को नियंत्रित करने में सफल रहे और फसलों को कम से कम नुकसान हुआ है। दोस्तों ऐसे में भारत को एक बार फिर से टिड्डियों को मारने के लिए, टिड्डियों से बचने के लिए उपाय करना पड़ेगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो इस गेम चेंजर रणनीति से चीन को हटना पड़ा पीछे। एनएसए डोभाल की अगुवाई में हुई थी ये बड़ी प्लानिंग। बड़ा खुलासा बता दे, पेंगोंग झील के इलाके के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से भारत चीन की सेनाएं पीछे हट चुकी है। महीनों तक चले तनाव में कई बार दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। दोस्तों खूनी झड़प भी हुई, लेकिन अब अंततः दोनों सेनाओं के बीच सहमति बन गई और डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपको बता दें कि बताया ये जा रहा है कि पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंचाइयों पर कब्जा करने की भारतीय चाल इस पूरे मामले में गेम चेंजर साबित हुई है। दोस्तों इसकी प्लानिंग एनएसए अजीत डोभाल की अगुवाई में की गई थी। बता दें सरकारी सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि चीन से सीमा विवाद के बीच एनएसए अजीत डोभाल की अगुवाई में एक हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे शामिल थे। इस बैठक में अगस्त के मध्य में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करने के लिए गेम चेंजर प्लानिंग की गई है। दोस्तों बैठक के दौरान रेजांग ला, रेचन ला, हेलमेट टॉप और अकीला सहित दक्षिणी बैंक की ऊंचाइयों पर कब्जा करने का सुझाव दिया गया ताकि ऐसा करके चीन को बातचीत की मेज पर लाया जा सके। और बाद में भी वही हुआ। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित ऊंचाई वाली चोटियों पर भारतीय जवानों ने कब्जा जमा लिया, जो पूरे चीन से जारी गतिरोध में गेम चेंजर साबित हुआ। दोस्तों इससे चीन पर काफी दबाव बना, क्योंकि भारत ने ऐसा करके चीन की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़त हासिल कर ली थी। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी एनएसए डोभाल के इस माइंडेड गेम का समर्थन करते हैं दोस्तों तो थैंक यू डोभाल जी जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर 56 साल बाद शुरू हुई न्यू जलपाईगुड़ी ढाका ट्रेन सेवा। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की आजादी के अवसर पर भारत और बांग्लादेश सरकार ने अगले महीने 26 मार्च से दोनों देशों के बीच एक पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। दोस्तों ये ट्रेन सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच चलेगी। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच चलने वाली ये तीसरी पैसेंजर ट्रेन होगी। जब बांग्लादेश अपनी आजादी का गोल्डन जुबली वर्ष मना रहा होगा तब 56 साल बाद दोनों देशों के बीच कभी छोड़ दिए गए मार्ग पर दोबारा ट्रेन चलेगी। दोस्तों ऐसे में अगली खबर की ओर चलें तो फेसबुक ने म्यांमार सेना से जुड़े सभी अकाउंट और विज्ञापनों को कर दिया है बंद। तख्ता पलट के बाद लिया है ये एक्शन। जी हाँ दोस्तों, बता दें सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने बृहस्पतिवार को बताया है कि वो 1 फरवरी को म्यांमार की सत्ता पर सेना के कब्जे के मद्देनजर सेना से जुड़े सभी खातों और उसके कब्जे वाली कंपनियों के विज्ञापनों पर रोक लगा रही है। फेसबुक ने एक बयान में कहा है कि वो म्यांमार में बड़े तख्ता पलट के बाद के हालात को आपातकाल समझती है और ये प्रतिबंध घातक हिंसा समेत तख्ता पलट के बाद हुई घटनाओं के मद्देनजर लगाया गया है। अगली खबर की बात करें तो सीपीईसी पर विवाद बढ़ा, जहां पाकिस्तान ने चीन के लिए अपनी ही 116 एकड़ जमीन खाली करने के निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सीपीईसी पर बनी कैबिनेट समिति ने संबंधित मंत्रियों को आदेश दिया है कि वो तुरंत 116 एकड़ की प्रमुख गोआदर भूमि को खाली कराए। ये भूमि पाकिस्तान की कानूनी एजेंसियों के कब्जे में थी। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आधिकारिक दस्तावेजों के हवाले से बताया है कि भूमि को खाली कराने में देरी होने से ग्वादर बंदरगाह की उन 2 परियोजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगली खबर की ओर चलें तो इंडियंस के लिए अमेरिका से आई है बड़ी अच्छी खबर दोस्तों, जहां जो बाइडेन ने ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स पर लगा हुआ बैन हटा दिया है। दोस्तों बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप का एक और फैसला पलट दिया है दोस्तों, जिसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे भारतीयों को होगा। जो बाइडेन ने ग्रीन कार्ड पर लगाई गई रोक को हटा दिया है दोस्तों। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि यह अमेरिका में वैध आव्रजन को रोक रहा था। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान कोरोना वैश्विक महामारी का हवाला देते हुए ग्रीन कार्ड जारी करने और ग्रीन कार्ड धारकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी थी दोस्तों। ऐसे में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद जो बाइडेन अब तक ट्रंप के कई फैसले पलट चुके हैं, जिसमें ग्रीन कार्ड पर रोक हटाने के उनके ताजा फैसले का सबसे ज्यादा भारतीयों को फायदा होगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जो बाइडेन ने ये बिल्कुल सही कदम उठाया है तो थैंक यू जो बाइडेन जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगली खबर की ओर चले, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में रहेगा या पाकिस्तान? FATF की बैठक में आज पाकिस्तान पर अहम फैसला बता दिया। आतंकी फंडिंग की निगरानी करने वाली संस्था FATF आज पाकिस्तान को लेकर अहम फैसला लेगी। आतंकी वित्त पोषण और धन शोधन की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के प्रयासों के अवलोकन के बाद संस्था ये बताएगी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगी या फिर ब्लैक लिस्ट में। आप क्या कहेंगे दोस्तों, पाकिस्तान को किस लिस्ट में रखना चाहिए, ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो न्यूक्लियर डील पर ईरान की खामोशी से अमेरिका हुआ खफा। नेड प्राइस ने कहा हमारे पास असीमित धैर्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने परमाणु समझौते के मुद्दे पर ईरान से दो टूक शब्दों में कहा है कि उसके धैर्य की भी सीमा है। जो बाइडेन प्रशासन ने ईरान की खामोशी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अमेरिका के पास असीमित धैर्य नहीं है, वो केवल एक सीमा तक ही धैर्य बनाए रख सकता है। दरअसल अमेरिका ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो ईरान और विश्व की अन्य ताकतों के साथ 2015 के परमाणु समझौते पर वापस लौटने के संबंध में वार्ता को तैयार है, लेकिन अब तक ईरान ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। अगली खबर की तरफ चलें तो नेपाल में जल्द खत्म नहीं होगा राजनीतिक संकट। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा देने से कर दिया है इनकार, संसद का करेंगे सामना। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ओली के प्रेस सलाहकार ने बताया है कि वो इस्तीफा देने के बजाय संसद में फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। ओली के इस रुख से साफ हो गया है कि वो नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री ओली को झटका देते हुए संसद की भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दोस्तों अगली खबर की बात करें ऐसे में तो भारत पाकिस्तान के DGMO के बीच हुई बातचीत, जिसमें सीमा पर शांति बनाए रखने को बनी है सहमति। बता दे काफी लंबे समय बाद एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को सुधारने की पहल शुरू हो गई है। दोस्तों दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों के बीच बुधवार को हुई बैठक, जिसमें यह तय हो गया है कि कल यानी 24 से 25 फरवरी की रात से ही उन सभी पुराने समझौतों को फिर से अमल में लाया जाएगा जो समय समय पर दोनों देशों के बीच हुए हैं। दोस्तों भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह और उनके पाकिस्तानी समकक्ष ने हॉटलाइन के जरिए हुई बातचीत में सीज फायर उल्लंघन, युद्ध विराम, कश्मीर मुद्दे समेत कई समझौते पर चर्चा की। दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा के हालात को लेकर भी समीक्षा की है। दोस्तों इसके बाद दोनों ने संयुक्त बयान जारी कर दिया। ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें दोस्तों, जहां चीन को दरकिनार कर भारत में निवेश को अमेरिकी सीनेट में आएगा बिल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी उच्च सदन यानी सीनेट में विदेशी कारोबार प्रतिद्वंद्वों की सूची से बाहर करने के लिए एक विधायी पैकेज का मसौदा तैयार करने की मांग उठ गई है, जिसमें सीनेट के बहुसंख्यक नेता चक शुमर ने अपने डेमोक्रेटिक सहयोगियों से यहां तक कहा है कि अमेरिका में नए रोजगार खड़े करे और अपने राज्य रणनीतिक साझेदारों तथा भारत जैसे गठबंधन देशों में निवेश करें। इनमें नाटो देश भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों सीनेट में एक बड़े समूह जिसे कॉकस कहा जाता है, उसके बुलावे पर शूमर ने सीनेट समितियों को अमेरिकी नौकरियों की रक्षा के लिए एक नए कानून का मसौदा तैयार करने और चीन को मात देने के लिए जोर देते हुए ये बात कही है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि उनका इरादा इसी वसंत में सीनेट में मतदान के जरिए ऐसा कानून बनाने का है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत और अमेरिका को बेशक मिलकर डील पक्की कर लेनी चाहिए, लेकिन चीन को किसी भी कीमत पर भारत में अब दखल नहीं देना चाहिए दोस्तों, और भारत को अलाउ नहीं करना चाहिए चीन के किसी भी कंपनी को और कोई भी निर्यात चीन से ना हो, और
प्रकार का, फिर भी ठीक होगा तो कमेंट सेक्शन में भारत अमेरिका रिश्ता हम चाहते हैं जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तानी सांसद ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का उड़ाया मजाक, फिर घुटने पर आकर मांगी माफी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री इमरान की पार्टी के सांसद ने बड़े पैमाने पर हुए विरोध एवं कार्यवाही की मांग के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति असम्मान प्रकट करने वाला अपना ट्वीट हटा लिया है दोस्तों, और इसके साथ ही उन्होंने अपने कृत्य के लिए माफी मांगी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेशनल असेंबली सदस्य अमीर लियाकत हुसैन ने विपक्षी नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का माखौल उड़ाने के लिए हिंदू देवी की तस्वीर के साथ ट्वीट करके विवाद पैदा कर दिया था दोस्तों। आपको बता दें कि बाद में आमिर लियाकत हुसैन ने अपने ट्वीट को हटाते हुए हिंदू समुदाय से माफी मांगी दोस्तों। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि हिंदू समुदाय की भावना आहत हुई है। हुसैन ने यह भी कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, ये वो सीख है जो मेरा धर्म मुझे सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि धार्मिक चोट पहुंचाने वाले किसी भी नेता, राजनेता, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो पाकिस्तान का या किसी अन्य देश का, उसको नहीं बख्शना चाहिए दोस्तों, सजा मिलनी ही चाहिए। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। अगली खबर की ओर चले तो ऑस्ट्रेलिया में पास हो गया है कानून, गूगल और फेसबुक को समाचार के लिए देने होंगे पैसे। बता दें, ऑस्ट्रेलिया की संसद ने कानून में संशोधन पारित कर दिया है दोस्तों, जिसके बाद डिजिटल क्षेत्र की बड़ी कंपनियों गूगल और फेसबुक को समाचार के लिए उचित भुगतान करना ही होगा। ये कानून प्रभाव में आने के लिए तैयार है। हालांकि कानून के निर्माताओं का कहना है कि डिजिटल कंपनियों को मीडिया क्षेत्र में समझौते करने में अभी कुछ समय लगेगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड में संशोधन को पारित कर दिया। इस संबंध में ट्रेजडर जोस फ्रेंडबर्ग और फेसबुक के कार्यकारी प्रमुख मार्क जुकरबर्ग के बीच मंगलवार को सहमति बनी थी दोस्तों। अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो सपा के हंगामे पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ जी, कहा ज्यादा गर्मी ना दिखाएं, सबका पेट दर्द कर दूंगा दूर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के तेवर समाजवादी पार्टी यानी सपा पर तल्ख होते जा रहे हैं दोस्तों। विधान परिषद में मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान सपा के एमएलसी नाराज हुए और कई शब्दों पर आपत्ति जताई। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सपा के लोग ज्यादा गर्मी ना दिखाएं, जो जिस भाषा को समझता है उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिर भी सपा के नेता हंसते रहे दोस्तों, जिस पर आदित्यनाथ जी का पारा गर्म हो गया और उन्होंने कहा, गर्मी यहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये सदन है, इसकी मर्यादा का पालन कीजिए और पालन करना सीखिए। जो जिस भाषा को समझेगा उसे उसी के भाषा में जवाब मिलेगा, अगर बोलते हैं तो सुनने की भी आदत डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी ने बुरी तरीके से सपा के विधायकों को, सभी मंत्रियों को घेर लिया है दोस्तों विधान परिषद में। ऐसे में अगर आप भी योगी जी के इस बात का समर्थन करते हो तो हमारा समर्थन है, जरूर लिख दीजिएगा। ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें दोस्तों तो उत्तर दक्षिण बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को घेरा, कहा झूठ बोलने में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज विजेता है राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो प्रत्यर्पण केस में नीरव मोदी ने खुद को बताया मानसिक बीमार, फिर भी नहीं चला कोई भी बहाना। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाकर भागने वाले नीरव मोदी के तमाम बहानों को खारिज करते हुए ब्रिटिश कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है दोस्तों। अदालत में सुनवाई के दौरान नीरव मोदी ने एक बहाना भी ये किया था कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति में ये होना कोई अलग चीज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और अब नीरव मोदी को भारत आना ही पड़ेगा दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। अगली खबर की अगर बात करें तो बंगाल में बोले जेपी नड्डा, कहा चुनाव के बाद टीएमसी को आराम और भाजपा को मिले काम। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें तो सोने की कीमत में 358 रुपए की गिरावट आई है दोस्तों, तो वहीं चांदी में 151 रुपए की बढ़ोतरी। जहां अब सोने की टोटल कीमत दिल्ली में 45,959 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व यानी कि जनरल ट्रेन का टिकट भी बिना लाइन में लगे ले सकेंगे दोस्तों। कोरोना से सुधरते हालात के बीच भारतीय रेलवे ने छोटी दूरी के लिए अनारक्षित ट्रेन सेवा को भी चरणबद्ध ढंग से बहाल करना शुरू कर दिया। ऐसे में स्टेशनों पर टिकट खरीदने के लिए भीड़ भाड़ से बचने और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए रेलवे ने सभी संबंधित जोन को यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप को
भी फिर से सक्रिय करने का निर्देश कर दिया है। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि भारतीय रेलवे ने उन क्षेत्रों में यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप की सुविधा को फिर से सक्रिय करने का फैसला किया है, जहां पर जनरल टिकट यानी अनारक्षित ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की जा रही हैं। भारतीय रेलवे में अनारक्षित ट्रेन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा रहा है और अनारक्षित टिकट बुक करने में यात्रियों को कोई असुविधा ना हो और टिकट खरीदते समय बुकिंग काउंटर पर 2 गज की दूरी के मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि उपनगरीय खंडों पर उपलब्ध सुविधा के अलावा यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप भी सुविधा हो। दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी और आपको हमारी ये सारी बड़ी खबरें कैसी लगी दोस्तों? अगर जरा भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधु